नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तारा एजुकेशन हब में। दोस्तों, हमारा राजस्थान का इतिहास चला हुआ था और उसके अंदर आज टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो हेडिंग डाल दीजिएगा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो अपना टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंदर तीन चीज़ें आती है। पहली चीज़ आती है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा आता है विदेशी यात्री व इतिहासकार। और तीसरे आते हैं साहित्यिक स्रोत। ये तीन चीज़ें आती है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंदर एक चीज़ आती है अभिलेख, दूसरी आती है सिक्के और तीसरी आती है मृदभांड। ठीक है, अभिलेख के अंदर तीन चीज़ें आती है। एक आता है शिलालेख, एक आता है गुहालेख और तीसरा आता है स्तंभलेख। ये तीन चीज़ें आती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं विदेशी यात्री व इतिहासकारों के बारे में। तो इसके अंदर मोस्टली आता है, एक तो आता है कर्नल जेम्स टोड। ये आपको पूरे राजस्थान इतिहास के अंदर देखने को मिलेगा, कर्नल जेम्स टोड। दूसरे आते हैं जी.एस. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और तीसरे आते हैं मूर्णोत नैणसी। और चौथे आते हैं कवि बांकीदास। ये अपने इतिहासकारों में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं साहित्यिक स्रोत की ओर। स्रोत के अंदर आते हैं पहला धार्मिक ग्रंथ और दूसरा आता है जैन ग्रंथ। ठीक है, तीसरा आता है संस्कृत साहित्य। चौथा आता है हिंदी साहित्य। और इसी के साथ आता है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य और इसी के साथ आती है एक ख्यातें। ठीक है, और नेक्स्ट आता है फारसी साहित्य। तो ये है आपके साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल दीजिएगा सबसे पहले अभिलेख। पहला टॉपिक है अपना अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने बनवाए। सम्राट अशोक ने बनवाए।
ठीक है। एक आती है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? देखो, किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी गई, प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ, लिखा गया ग्रंथ क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है। एक आता है शिलालेख। एक आता है शिलालेख। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब होता है उस पर लिखा गया। तो आप ऐसे लिख दो कि पत्थरों पर लिखे गए लेख, लिखे गए लेख शिलालेख कहलाते हैं। गुरुजी ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलेंगे आपके किसी मंदिर की दीवारों पर, या मिलेंगे आपको किसी तालाब की दीवार पर, या मिलेंगे किसी बावड़ी पर मिलते हैं। ठीक है। गुरुजी इसकी भाषा कौन सी होती है? तो इनकी अधिकतर जो भाषाएं होती है वो हो जाएगी या तो संस्कृत, या फिर ये मिलेंगे आपको राजस्थानी के अंदर। ठीक है। चलो फिर चलते हैं सिक्कों की ओर। तो देखो, सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो सिक्कों के किसी भी धर्म की जानकारी मिलती है। सिक्कों से किसी भी धर्म की जानकारी मिलती है। गुरुजी और क्या जानकारी मिलती है? उस राज्य की सीमा की जानकारी मिलती है। सीमाओं की जानकारी मिलती है, क्योंकि जिस राज्य के अंदर जो मुद्रा चलती थी वो उसी राज्य की सीमा के अंदर अंदर चलती थी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस राज्य की सीमाएं कहाँ तक थी। ठीक है। तो और क्या जानकारी मिलती है? और जानकारी मिलती है उस राज्य की आर्थिक या सामाजिक जानकारी मिलती है। ठीक है। ये जानकारी मिलती है आपके सिक्कों से। एक है आपके मृदबंड। तो हेडिंग डाल दीजिएगा मृदबंड। मृदबंड 3 प्रकार के हैं। पहला है निम्न, दूसरा है मध्य, और तीसरा है उच्च। निम्न के अंदर लाल या काले रंग के मृदबंड मिलते हैं। निम्न मृदबंड के अंदर लाल व काले रंग के मृदबंड मिलते हैं। मध्य के अंदर काला रंग और लाल रंग प्रमुख होता है। ठीक है। और उच्च के अंदर चित्रित या धूसर रंग के मिलते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके 3 मृदबंड। ठीक है। चलो अब हेडिंग डाल दो अभिलेख या फिर शिलालेख या प्रशस्ति या फिर स्तंभलेख। ठीक है। चलो इसके अंदर अपना पहला अभिलेख है गौसुंडी का शिलालेख। ठीक है। कब का है गुरुजी? तो ये है ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी का, 2वीं शताब्दी का।
ठीक है, देखो गुरुजी ये कहाँ पर मिला, तो ये मिला गोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से। देखो गोसुंडी गांव के अंदर एक मंदिर है, वैष्णव मंदिर। वैष्णव मंदिर इस मंदिर के दीवारों पर लगा हुआ था। ठीक है, इसकी खोज कब हुई गुरुजी, तो इसकी खोज हुई 1887। ठीक है, इसकी जानकारी किसने दी, तो जानकारी दी थी कवि श्यामल दास ने। ठीक है गुरुजी, इसको पढ़ा किसने, तो गोसुंडी के शिलालेख को पढ़ा था डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। ठीक है गुरुजी, इसकी भाषा कौन सी थी, तो इस शिलालेख की भाषा थी संस्कृत। ठीक है, चलो गुरुजी, इससे किसकी जानकारी मिलती है, तो देखो इससे राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म की पुष्टि होती है। ये RS के अंदर पूछा गया 2016 के अंदर, भागवत धर्म की पुष्टि होती है। ठीक है गुरुजी, इसकी लिपि कौन सी है, तो इस शिलालेख की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये जो वैष्णव मंदिर है, ये वैष्णव मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। प्राचीन मंदिर माना जाता है। ठीक है, चलो ये था अपना गोसुंडी का शिलालेख। दूसरा है अपना मानमौरी का अभिलेख। मानमौरी का शिलालेख। ठीक है गुरुजी, ये कहाँ पर मिला, तो ये मिला है मानसरोवर, मानसरोवर झील के किनारे। गुरुजी, ये झील कहाँ पर है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है गुरुजी, ये किसको मिला, तो ये मिला था कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को मिला। ये कर्नल जेम्स इसको लेकर के लंदन जा रहा था, लेकिन बीच में जहाज में ज़्यादा वजन हो गया, इसलिए इसको समुद्र में फेंका। कर्नल जेम्स टोड ने इसको समुद्र में फेंक दिया था। गुरुजी, इससे किसकी जानकारी मिलती है, तो इससे मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये था आपके मानमौरी का शिलालेख। नेक्स्ट चलते हैं अपना तीसरा शिलालेख है सम्राट अशोक के शिलालेख। देख लो, सम्राट अशोक के शिलालेख। दो आते हैं, पहला है बैराट के शिलालेख। बैराट, या इसको बोलते हैं आप विराट नगर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक शिलालेख मिला था, उसका नाम है बाबरू का शिलालेख। बाबरू का शिलालेख। ठीक है, कहाँ पर मिला था गुरुजी, तो ये मिला था बीजक की पहाड़ी पर।
गुरुजी इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1837 में। गुरुजी खोज किसने की थी? तो खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने। ठीक है, देखो गुरुजी इससे क्या जानकारी मिलती है? तो इससे जानकारी मिलती है सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? तो और जानकारी मिलती है बुद्ध, दम और संघ, ये तीनों शब्द उस पर उत्कीर्ण है, तो इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? और जानकारी मिलती है अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की। अनुयायी होने की। ठीक है, चलो गुरुजी ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान के अंदर कोलकाता संग्रहालय में है, जिसको आप कलकत्ता संग्रहालय भी कह सकते हो। कलकत्ता संग्रहालय के अंदर है। ठीक है, तो ये था आपके बैराट का शिलालेख, बाबरू शिलालेख। ठीक है, दूसरा है अपना बैराट का शिलालेख। इसका नाम ही यही है, बैराट का शिलालेख। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? बस आपको इतना ध्यान रखना, खोज की थी 1877 में। और किसने की थी? तो खोज की थी कार्लाइल ने। ठीक है, कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। चलो नेक्स्ट अपना शिलालेख है चौथा, और हेडिंग डाल दीजिएगा बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख। नेक्स्ट है अपना बड़ली का शिलालेख। ठीक है, चलो गुरुजी ये कब का है? तो ये है आपके 443 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, गुरुजी ये कहाँ पर मिला? तो ये मिला बड़ली गांव, अजमेर में। ठीक है, गुरुजी ये कहाँ पर था? तो ये था बिलोत माता के, बिलोत माता के मंदिर पर। ठीक है, गुरुजी इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की G.S. ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गुरुजी और कोई इसकी विशेषता है? हाँ है, देखो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। प्राचीन शिलालेख या अभिलेख माना जाता है। अभिलेख माना जाता है। ठीक है, गुरुजी ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय के अंदर है। राजपूताना संग्रहालय के अंदर है। और इसी राजपूत संग्रहालय को प्राचीन समय के अंदर अकबर का किला बोलते हैं। अकबर का किला कहते थे, मैगजीन दुर्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट पांचवा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। हेडिंग डाल दीजिएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ, या इसको बोलते हैं विष्णु ध्वज।
विष्णु स्तंभ बोल दो। ठीक है, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट है। चलो, गुरुजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, ठीक है गुरुजी। और कोई इसकी विशेषता? हाँ है, ये 9 मंजिला है। ये 9 मंजिला है। ठीक है गुरुजी, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने। ठीक है गुरुजी, ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान विष्णु को। तो आप ये लिख सकते हो, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है। ठीक है, चलो गुरुजी, इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है संस्कृत। ठीक है गुरुजी, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी अत्रि और उसका पुत्र महेश। अत्रि और उसके पुत्र महेश ने की थी। ठीक है, देखो अब उससे क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है वो देखो। तो देखो जानकारी, क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे मेवाड़ राज्य के गोहिल वंश या सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। गुरुजी, और क्या जानकारी मिलती है? तो और मिलती है महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में। उपाधियों के बारे में कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? देखो महाराणा कुंभा ने देखो पहली उपाधि धारण की थी राणो रासो। बहुत सारी उपाधियां थी। देखो राणा रासो, दूसरी थी हाल गुरु, तीसरी थी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये कुछ उपाधियां हैं। जब महाराणा कुंभा पढ़ेंगे तो वहाँ पर संपूर्ण उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो महाराणा कुंभा के और क्या जानकारी मिलती है? तो देखो कुंभा के संगीत ग्रंथों की जानकारी मिलती है। संगीत ग्रंथों की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखो कौन कौन से संगीत ग्रंथ थे? तो पहला था संगीत राज, और कौन सा था? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। तीसरा तो संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। और चौथी थी सूढ़ प्रबंध। सूढ़ प्रबंध। ठीक है, तो ये थे उनके संगीत ग्रंथ। चलो और क्या जानकारी मिलती है? तो और मिलती है गोहिल वंश से लेकर, गोहिल वंश से महाराणा कुंभा तक, महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है। की जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है?
तो और मिलती है महाराणा कुंभा की विजयों के बारे में, जो जो युद्ध विजय किए उनकी जानकारी मिलती है, जैसे एक हो गया मालवा विजय, या इसको बोलते हैं मांडू विजय। दूसरा हो गया गुजरात विजय। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है देखो, तो और जानकारी मिलती है महाराणा कुंभा मंडवीपुर यानी कि मंडोर इसको बोलते हैं से भैरव जी की मूर्ति को चित्तौड़ लेकर आए थे, चित्तौड़ दुर्ग लेकर आए, ये जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है, महाराणा कुंभा के कुंभ श्याम मंदिर की जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है तो देखो, तो ये था आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति।